In this video, we will discuss and revise the chapter 13th of class 11th physics, that is kinetic theory. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, around हमारा 3 to 4 मार्क्स का ये चैप्टर एग्जामिनेशन में आता है. बिल्कुल इजी सा ये चैप्टर है. मेनली कभी कभी एग्जाम में इस चैप्टर से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बाकी जो बचे हुए मार्क्स है उनसे थर्मोडायनेमिक्स का आता है. लेकिन ये कभी कभी होता है. मेनली 3 to 4 मार्क्स का इस चैप्टर से मतलब आना पक्का होता है. सो जो मेनली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है टॉपिक से, वो मेनली आता है हमारे जो एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उनकी जो स्टेटमेंट मतलब जो उनके पॉइंट्स हैं उनसे, और जो हमारी वेलोसिटीज ऑफ गैसेज है वहां से हमारा मेनली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. सो हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं ताकि ये जो चैप्टर है हमारे माइंड में जो उसके सारे टॉपिक्स हैं अच्छे से कोरिलेट करके हम माइंड में सेट कर ले और मतलब एग्जामिनेशन में कहीं पर भी हमारे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको इजी से कर पाएं. अगर वीडियो वॉच करने के बाद आपको लगे वीडियो हेल्पफुल है और वीडियो में क्वालिटीज हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है. सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. स्टार्टिंग में आते हैं हमारे इसमें कुछ गैसेस के लॉ. सबसे पहले आता है हमारा बोल्स लॉ. इसकी जो स्टेटमेंट है वो है इट स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मींस जो हमारा गैस का वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के. कब? जब हमारा जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो. ये हमारा बोल्स लॉ. मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ये हमारा बोल्स लॉ. सेकंड आता है हमारा चार्ल्स लॉ. चार्ल्स मतलब एक तरह के किंग होता है. तो किंग मतलब अपने जो स्टेट होता है और आसपास की जो होता है उस पर एक तरह से प्रेशर बना के रखता है. तो इसमें हमारा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है. मतलब ये याद करने का तरीका है. तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मींस जो गैस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर की. इसमें होता है हमारा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. नेक्स्ट आता है हमारा गे-लुसाक्स लॉ. इसमें होता है वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. मींस अगर हमारा जो वॉल्यूम है अगर हम उसको कांस्टेंट रखें तो जो हमारा उस गैस का जो प्रेशर होता है वो हमारा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसके टेम्परेचर के. मींस P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. नेक्स्ट आती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब होता है जो भी हमारे मतलब जितने भी हमारे लॉज हैं इन सबको अगर हम कंबाइन करके एक फॉर्म में लिख के उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. और जो हमारी गैसेज होती है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है. एक तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन और एक हमारी रियल गैस इक्वेशन. सबसे पहले करते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन. इसका मतलब होता है PV इज इक्वल टू nRT. इन विच जो P है वो है हमारा प्रेशर, जो हमारा V है वो वॉल्यूम, जो N है वो है हमारे मोल्स, R मतलब जो हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है जिसकी जो यूनिट होती है वो हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था उसकी वैल्यू और यूनिट जो कि होती है J पर मोल केल्विन मतलब जूल पर मोल केल्विन, और T मतलब हमारा टेम्परेचर. इसमें जो हमारी सबकी जो यूनिट्स होते हैं वो हम मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड लेके चलते हैं. जैसे टेम्परेचर में केल्विन और जो हमारा वॉल्यूम है मीटर पर क्यूब और जो हमारा प्रेशर होता है उसको हम लेते हैं पास्कल में. एंड जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है अगर हम इस इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में लिखें अदर फॉर्म में जो कि आती है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. मेनली जो ये इक्वेशन है मेनली सिर्फ ये वही है जैसे जितने भी हमने लॉज जो गैसेज के लॉज है उन सबको कंबाइंड फॉर्म में लिख दे तो बन जाती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन. नेक्स्ट एक पॉइंट आता है हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट. ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. कभी कभी इसकी डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कभी इसकी यूनिट पूछ लेते हैं. तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है हमारा K. इसको हम डिनोट करते हैं K से. इसका मतलब होता है K इज इक्वल टू R अपॉन N. इन विच जो R है, R तो है हमारा जो गैस कांस्टेंट है और जो N है हमारा वो है हमारा एवोगैड्रो नंबर जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 6.022 इंटू 10⁻³ पर मोल. बेसिकली जो हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड द नंबर ऑफ वेज द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी अरेंज. मतलब कि जो हमारी एंट्रोपी है और जो हमारा मतलब जो जितने भी मॉलिक्यूल्स है एटम्स है उनको हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं ये नंबर हमें वो वैल्यू बताता है. नेक्स्ट आता है हमारा हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर. मतलब हमारी जो गैस होती है वो वॉल्स पर या फिर किसी भी सरफेस पर जो प्रेशर है वो कैसे एक्सर्ट करती है. उसमें आता है अ गैस एक्सर्ट अ प्रेशर ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ वेसल्स. मींस जो हमारी गैस होती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं और वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं. वो जैसे जैसे एक दूसरे से कोलाइड करते हैं इसी तरीके से जो हमारी कंटेनर की जो वेसल्स होती हैं जो हमारा सरफेस होता है मतलब जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की वो उनसे भी कोलाइड करते हैं और वो जब भी उनसे कोलाइड करते हैं वो क्या करते हैं वहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं.
सो नेक्स्ट आती है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स है जो कि रिलेटेड है, मतलब गैसेस का बिहेवियर किस तरीके का होता है और गैसेस मतलब कैसे होती हैं, उसके रिलेटेड हमारे इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे सबसे पहले पॉइंट आता है ऑल द गैसेस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हमारी जितनी भी गैसेस है वो सब मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैपिड एंड कंटिन्यूअस मोशन, मतलब कि जो गैस के अंदर हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ मोशन करते रहते हैं, जिगजैग मोशन या स्टेट कुछ भी एक मतलब मोशन में होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मींस जैसे हमें पता है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस की, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस चीज पर डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसी तरह जो हमारी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो भी हमारी किस चीज पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। जितना जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी हमारी जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस हमारा जो मतलब जो गैसेस होते हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज बहुत बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू जो उनके जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस के। फिफ्थ पॉइंट आता है नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मींस हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई सी भी तरह का फोर्स नहीं होता, ना कोई रिपल्शन ना कोई अट्रैक्शन। ये हमारी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ओल्ड थ्योरी ऑफ गैसेस है, मतलब कि जो ये मेन पॉइंट है ये है उनके पॉइंट है, बाकी इसमें कुछ करेक्शन भी हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट आता है डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द गैस, मींस जो हमारी डेंसिटी होती है पूरी गैस की मॉलिक्यूल्स की वो मतलब पूरे थ्रू आउट द वेसल्स जो भी कंटेनर जिसमें भी हैं वो थ्रू आउट द सब एक जगह सेम रहती है। सो ये पॉइंट्स और जो हमारी काइनेटिक थ्योरी है ये गिवन बाय हमारे क्लॉसिस एंड मैक्सवेल साइंटिस्ट थे। इसके बाद आए हमारे वंडरवॉल साइंटिस्ट जिन्होंने एक अपनी इक्वेशन दी रियल गैस इक्वेशन, जिसमें जो मतलब ये जो काइनेटिक थ्योरी के मतलब पॉइंट्स है इनको वैलिड रखा, लेकिन उन्होंने 2 पॉइंट्स में चेंजेस किए। सबसे पहले तो उन्होंने चेंजेस किया जो कि हम मानते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम होता है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है उनके मतलब वो कंपेरेटिवली नील होता है बिल्कुल, तो उन्होंने इस पॉइंट को मतलब वैलिड नहीं रखा, उन्होंने कहा कि उनका कुछ वॉल्यूम होता है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि मतलब ये बोल इस मतलब जो काइनेटिक थ्योरी होती है इसमें बोलते हैं कि जो नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं लगती। ये उन्होंने कहा कि जो मतलब ये सिर्फ वैलिड होता है जो हमारे सेंटर्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जो मान लो कोई हमारा मॉलिक्यूल्स है उसके मतलब चारों साइड मतलब ऑल साइड सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन सब पर फोर्स लगाते हैं एक सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स पर, तो उसकी वजह से जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर है, जो मतलब बिल्कुल लाइनिंग पर है, जो फिर मतलब लास्ट वाली स्टेज पर है, तो वहाँ पर तो सिर्फ एक साइड से ही फोर्स लग रहा है, तो दूसरी साइड से फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसलिए वहाँ पर जो फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। इन 2 पॉइंट्स के थ्रू उन्होंने फिर नई इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। सो नेक्स्ट आती है हमारी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, मतलब कोई हमारी आइडियल गैस होती है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसकी वैल्यू होती है P = 1/3 रो V स्क्वायर। इसमें जो हमारा P होता है प्रेशर होता है और जो हमारा रो होता है वो होता है हमारा जो डेंसिटी होती है, और V स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर स्क्वायर मीन स्पीड, मतलब कि जो हमारी गैसेज होती है उनकी कुछ स्पीड्स होती है, जैसे एवरेज स्पीड हो गई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। तो उसमें हम यहाँ पर यूज करते हैं स्क्वायर मीन स्पीड, मतलब सबका स्क्वायर करके उसका मीन निकालना गैसेज की स्पीड का, वो यूज करते हैं यहाँ पर। एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए आइडियल गैस की, वो आता है P = 1/3 nmv स्क्वायर। इसमें जो हमारा m है वो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और जो v स्क्वायर है वो तो वही है हमारा स्क्वायर ऑफ मतलब स्क्वायर मीन स्पीड, और जो n है n मतलब नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन यूनिट वॉल्यूम। ये जो n की वैल्यू है हमें इंडिविजुअली निकालनी होती है। नेक्स्ट आती है हमारी मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, मतलब पर मॉलिक्यूल हमारे जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी वैल्यू होती है एनर्जी = ½ mv स्क्वायर। मीन्स जैसे वही ½ mv स्क्वायर होती है, तो इसमें जो v स्क्वायर यूज करते हैं वो सिर्फ हम यूज करेंगे स्क्वायर मीन स्पीड। और जो हमारा मतलब इसका ही दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है E = 3/2 kBt, मतलब कि जो 3/2 ये तो एक वैल्यू है, और kb का मतलब होता है हमारा जो हमने स्टार्टिंग में किया था बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर रखते हैं, और t का मतलब हमारा टेम्परेचर। देखो इस पॉइंट से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सेकंड वाले पॉइंट से जैसे E = 3/2 k × T, तो वो T पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो T पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आती है हमारी डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब होता है द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेज इन द मिक्सचर।
मीन्स कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, कोई वैसल है, जिसमें हमने बहुत सारी गैसेज डाली हुई हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, सभी आइडियल गैसेज हैं, तो वो मतलब उस कंटेनर में जितना भी हमारा गैसेज के थ्रू जितना भी टोटल प्रेशर होगा वो इज इक्वल टू होगा उनके जो इंडिविजुअल जो गैसेज हैं, सब अपना इंडिविजुअल जो पार्शियल प्रेशर लगा रही हैं उन सब के इक्वल होगा हमारा टोटल प्रेशर। मीन्स कैपिटल P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और जितनी भी हमारी गैसेज है उन सब का जो मतलब पार्शियल प्रेशर, जो इंडिविजुअल प्रेशर लगा रही है हर एक गैस, उनके सम के इक्वल होगा हमारा टोटल प्रेशर। ये है हमारी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट मीन ऑफ डेंसिटी। मतलब कि जो भी हमारा रेट होगा डिफ्यूजन का, मतलब कितनी तेजी से हमारी जो गैस है वो डिफ्यूज करेगी, मतलब इधर उधर जाएगी, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। मतलब कि जो हमारी गैस है उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन। मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट रो। और यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आती है, मतलब एक फॉर्मूला बनता है जो कि बनता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो 2 अपॉन रो 1। यहाँ इस जो ये फॉर्मूला ये हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। यहाँ से हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ जाता है कि मतलब हमारे दो गैसेज है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है और एक गैसेज की हमारी डेंसिटी दी हुई है, तो हमें जो सेकंड वाली गैस है उसकी डेंसिटी निकालनी होती है, तो उसकी डेंसिटी निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीड ऑफ गैसेज। इनकी जो डेरिवेशन है उनकी जो वैल्यूज है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है हमारी जो गैसेज की एक तरह से जो सबको मिला के एक एवरेज स्पीड होती है, मतलब एवरेज मतलब हमारा मीन निकालना। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी V इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT अपॉन पाई M। इसमें जितने भी हमारे फॉर्मूलेज हैं उसमें जो मतलब सिंबल्स यूज हुए हैं, जैसे R का मतलब होगा हमारा गैस कांस्टेंट, T का मतलब हमारा टेम्परेचर, M का मतलब हमारा मास, और जो V होगा हमारा वॉल्यूम, और जो स्मॉल v है वो तो हमारा मतलब जैसे हम जो भी स्पीड यूज करेंगे उसकी एक वैल्यू होगी। और जितनी भी टाइप की स्पीड होगी सबकी यूनिट तो हमारी सेम ही होगी, क्या, हमारी मीटर पर सेकेंड। और उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्पीड का हमें पता है LT-1, ये सबके लिए हमारा वैलिड होगा। तो सबसे पहले आती है हमारी एवरेज स्पीड। इसका एक और फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 8PV अपॉन पाई M। अगर हमारे पास टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट है तो हम यूज कर सकते हैं अंडर रूट 8KT अपॉन पाई M। इसमें जो K है वो है हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और जो हमारा मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। ये होती है हमारी इसकी यूनिट। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड आती है हमारी गैसेज के लिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है रूट मीन स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी स्पीड्स है उन सबका स्क्वायर कर लेना है, फिर करना है हमें मीन, मतलब फिर उन स्क्वायर करने के बाद हम सबको निकालना है उनका मीन करने के बाद उसका कर देना हमें रूट। इससे आ जाएगी हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसकी जो वैल्यू होती है VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M। एंड V एक दूसरा भी फॉर्मूला है इसका, V इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू है तो अंडर रूट 3PV अपॉन M। और अगर हमारे पास K की वैल्यू है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू है, और हम टेम्परेचर है, तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3KT अपॉन M। नेक्स्ट आती है हमारी मोस्ट पोरेबल स्पीड। इसको हम डिनोट करते हैं U इज इक्वल टू MP, मतलब मोस्ट पोरेबल इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपॉन M, या फिर अंडर रूट 2PV अपॉन M, या फिर हमारे पास K में वैल्यू है मतलब टेम्परेचर है तो अंडर रूट 2KT अपॉन M। और उसकी भी जो हमारी यूनिट होती है वही होती है हमारी मीटर पर सेकेंड। ये हमारी 3 टाइप्स की जो मतलब स्पीड होती है गैसेज की। नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। मींस इसका मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीटली पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डायनेमिकली सिस्टम इज नोन एज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम। इसका मतलब है हमें कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, हमारा कोई भी जो सिस्टम है उसकी मतलब पोजीशन और जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिनोट मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस वैल्यू को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा F इज इक्वल टू 3n-k। इसमें जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो k की वैल्यू है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल्स के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे हमारे जो मोनोएटॉमिक गैसेज होती है मतलब सिंगल वाली गैसेज, उसकी जो F की वैल्यू आती है फ्रीडम की वैल्यू आती है वो आती है हमारी 3, और जो डायट एटॉमिक होती है उसकी आती है हमारी F इज इक्वल टू 5, मतलब फ्रीडम की वैल्यू आती है 5। और जो ट्राई एटॉमिक होती है, ट्राई एटॉमिक गैसेज होती हैं, लीनियर मोशन के लिए आती है उसकी 7 वैल्यू, और नॉन लीनियर मोशन के लिए आती है ट्राई एटॉमिक गैसेज के लिए 6 वैल्यू, मतलब जो फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आती है हमारी 6।
सो नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो हमारी एनर्जी है उसका जो पार्टीशन है, मतलब जो डिवाइड कैसे होगी उसको, इसके रिलेटेड हमारा आता है ये लॉ। इसका मतलब है इट स्टेट दैट फॉर अ डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो हमारा डायनेमिक सिस्टम जिसमें गैसेज मूव कर रही हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय E इज इक्वल टू हाफ KT। मीन्स इसका मतलब होता है कि जो हम इस लॉ का मतलब है जो हमारी जो डायनेमिक सिस्टम में जो गैसेज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो उसकी कोई भी फ्रीडम मतलब वैल्यू हो सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें जो पर मॉलिक्यूल जो जितनी भी हमारी एनर्जी की वैल्यू होती है वो गिवन होती है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KT, या फिर जो इसका दूसरा फॉर्मूला वो है एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT। मेनली जो सब में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसको निकालते हैं हम E इज इक्वल टू हाफ KT से, और जो हमारी ट्रांसलेशन एनर्जी होती है वो निकालते हैं हम E इज इक्वल टू 3/2 KT से, मतलब हाफ की जगह हम निकाल लगा देते हैं 3/2। मेनली इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं पर मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी, मतलब वो कितनी एनर्जी उसके पास होती है, मतलब जब भी वो डायनेमिक मोशन में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट हमारी वही होती है जैसे हमने थर्मल जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था उस चैप्टर में और जो थर्मोडायनेमिक्स में की थी, सेम हमारी वही है। इसमें रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज फॉर अ मोनोटोमिक गैसेज, मतलब कि जो हमारा रेशो आता है जो मोनोटोमिक गैसेज के लिए जो रेशो आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का वो आता है हमारा 1.67, और जो डायटोमिक के लिए आता है गामा वो आता है हमारा 1.40, और जो ट्राइएटोमिक के लिए आता है 1.28, और पोलोएटोमिक गैसेज के लिए 1.11। मतलब कि ये जो वैल्यूज हैं ये हमें मतलब मेनली तो पोलोएटोमिक की याद होनी चाहिए, मतलब सारी सिंपल है याद होनी चाहिए। कभी कभी हमारे जो डेरिवेशंस और जो न्यूमेरिकल्स है उसमें हमें डायरेक्ट यूज करनी पड़ जाती है, मेनली इनका बहुत ही रेयर ही यूज है। नेक्स्ट आता है हमारा मीन फ्री पाथ, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसका मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मींस जो हमारे जो मतलब हमें पता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेज में वो आपस में कोलिजन करते रहते हैं, तो इसमें ये हमें मीन फ्री पाथ का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। हमारे टू सक्सेसिव कोलिजन हो रहे हैं, एक कोलिजन हुआ उसके बाद दूसरा कोलिजन हुआ, तो उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है जो हमारा एक मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, जिसकी जो वैल्यू निकालते हैं मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1/n πd²। और जिसमें हमारा डी होता है, डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो हमारे कोलिजन कर रहे हैं, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम उस जो हमारा गैस सिस्टम है उसके लिए। और जो हमारा जो ये लैम्डा होता है मीन फ्री पाथ, इसका हमारा निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू KT/√2 πd²P। मीन्स हमारा जो K है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T मतलब हमारा टेम्परेचर, और जो पाई तो एक वैल्यू है, और D मतलब डायमीटर, और जो P है मतलब हमारा प्रेशर। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट आते हैं हमारे फैक्टर्स ऑन विच लैम्डा डिपेंड्स। मीन्स हमारा जो मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू होती है वो मेनली डिपेंड करती है, सबसे पहले डिपेंड करती है वो एम पे मतलब मासेस पे। सेकंड वो डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा हमारे कोलिजन होंगे। नेक्स्ट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी डेंसिटी के, मतलब कि जो हमारा मीन फ्री पाथ है वो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही कम हमारा जो मीन फ्री पाथ होगा। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है हमारे प्रेशर से, जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा जो मीन फ्री पाथ है उसकी वैल्यू इतनी कम होगी। और डायमीटर की हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर के, जैसे कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D², मतलब जितना ज़्यादा हमारा डायमीटर होगा उतना ही हमारा कम जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो भी हमारा कम होगा। ये हमारे यहाँ कुछ फैक्टर्स जिसके ऊपर हमारा जो मीन फ्री पाथ है लैम्डा वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा बारोइन मोशन। इसका मतलब होता है इट इज जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक साइज सस्पेंडेड इन अ वाटर, एयर और सम अदर फ्लूइड्स। दिस मोशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। इसका मतलब होता है ब्राउन मोशन का मतलब होता है कि जो हमारे गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेनली कुछ एयर और सम फ्लूइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जिगजैग मोशन में होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं चलते। अगर वो फ्रीली मतलब ऐसी है उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं लगा रखा हमने, कोई चार्ज वार्ज ऐसा नहीं लगा रखा, तो मतलब एक जिगजैग मोशन में चलते हैं। उस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउन मोशन। और जो हमारा ये मोशन होता है ये डिपेंड करता है सबसे पहले साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल, जितने भी हमारे इसमें पार्टिकल्स हैं उसके साइज पर कि किस तरह का मोशन होगा। नेक्स्ट ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो क्या है, मतलब ज़्यादा हाई है या लो है, उस चीज पर भी हमारा जो पार्टिकल्स का मोशन है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ मीडियम का क्या टेम्परेचर हाई है तो हमारी जो वेलोसिटी है मतलब जिगजैग मोशन की वो भी हाई होगी, वो और तेजी से मूव करेगा, और अगर टेम्परेचर स्लो है तो वो बहुत स्लोली मूव करेगा। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, मतलब विस्कोसिटी वो कितनी, जिसमें प्रॉपर्टी विस्कोसिटी एक हमारी वाटर फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मतलब वो रिलेटिव मोशन कराता है, तो वो भी उस चीज़ पर भी हमारा जो ब्राउन मोशन है वो डिपेंड करता है।
सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी। बिल्कुल इजी सा ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के हमने सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है। मेनली इन टॉपिक से बाहर हमारा कोई रेयरली हमारा क्वेश्चन आता है। मेनली जो हमारे चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी, ये तीनों हमारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। हमको एक को अच्छे से समझना है, सेकंड वाला हमारा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो ये काइनेटिक थ्योरी और थर्मल प्रॉपर्टीज है, ये दोनों हमारा एज अ सपोर्टर वर्क करते हैं फॉर द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में भी और हमारा जो फिजिक्स है उसमें भी। अगर अभी भी आपका मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ उसको कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें। और अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो में क्वालिटीज़ हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको हो सकता है इस वीडियो की नीड हो, तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।